नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म फ्लाइट फॉर फ्यूचर में। और मैं हूं आपके साथ सुरेश कुमार राव, सेकंड ग्रेड साइंस टीचर। आज की इस क्लास में अपन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के मुखातिब हो रहे हैं, जिसका नाम है कार्बन एवं इसके यौगिक। देखिए, यह चैप्टर जो है वो 10th क्लास का एक टॉपिक है, जिसकी शुरुआत जो है वो यूँ मानिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत है। यदि अपन सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड या 11th-12th के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसकी नींव अगर मानी जाए तो ये चैप्टर है उसको माना जा सकता है। इस चैप्टर को समझने से ही और आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नोमेनक्लेचर और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसकी समझ है वो विकसित हो सकती है। तो कार्बन के बारे में इसके अंदर अपन जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके बाद में कार्बनिक यौगिक जो हैं उन यौगिकों का किस प्रकार से नोमेनक्लेचर करते हैं, उसकी सामान्य जो रूल्स हैं उनकी जानकारी इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन रहने वाला है। हालांकि सेकंड ग्रेड के सिलेबस के लिहाज से देखा जाए तो ये चैप्टर है वो बहुत छोटा सा पड़ता है, लेकिन जब 11th-12th के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या उसके बाद भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अगर एंट्री करते हैं तो ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है और एक तरह से बेस है, नींव है। चलिए देखिए, अपन बात करते हैं सबसे पहले कार्बन इंट्रोडक्शन। तो सभी जानते हैं अपन साइंस के विद्यार्थी जो भी रहे हैं तो संकेत कार्बन का सी रहेगा, एटॉमिक नंबर 6 नंबर के ऊपर कार्बन आता है। इसके बाद में जब 6 नंबर पे आता है तो सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें 6 होंगे, प्रोटॉन्स भी इसमें 6 होंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को किस प्रकार से विन्यासित किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है। तो पहले कोष के एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष के एस में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोष के पी में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे करके 1s2 2s2 2p2 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रह जाएगा। अब चूंकि बाह्यतम कोष में अपन देख रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन है। बाह्यतम कोष कौन सा हो गया? दूसरा हो गया, बाहर वाला एक्सटर्नल जो यहाँ पर रहेगा ऑर्बिट जो है वो। तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो रहे हैं? 2 तो एस वाले और 2 ये पी वाले, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हैं। क्योंकि अष्टक नियम के अनुसार अपन देखें तो जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो स्थायी होता है, इसलिए स्थायित्व को ये प्राप्त करने के लिए और 4 इलेक्ट्रॉनों का मुख्य रूप से ये क्या करता है? साझा करता है। कार्बन में सहसंयोजक बंध बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। वैसे देखा जाए तो कार्बन है वो एक अधातु परमाणु है, ठीक है। तो कार्बन एक अधातु परमाणु की सीरीज के अंदर शामिल रहेगा और जो बॉन्ड की नेचर रहेगी वो इसके अंदर कौन सी रहेगी? सहसंयोजक बंध की प्रवृत्ति रहेगी। 4 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर खुद में हैं, 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करे और साझा करके अष्टक को पूरा कर लेता है। इस प्रकार की नेचर है वो कार्बन की पाई जाती है। बात करते हैं आगे। देखिए अपन सहसंयोजक बंध किस प्रकार से बनाएगा। तो कार्बन में कोवेलेंट बॉन्ड, 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनने वाला बॉन्ड है वो क्या कहलाता है? सहसंयोजक बंध कहलाता है। जानते हैं अपन कि यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनायन बनता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणायन बनता है। धनायन ऋणायन के बीच में बॉन्ड बनता है वो आयनिक बंध होता है। अन्य भी हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, वांडरवाल बॉन्ड हैं, कई तरह के बॉन्ड हैं वो रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनों के साझे के द्वारा बनने वाले बंध हैं वो क्या कहलाते हैं? सहसंयोजक बंध कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखो, साझा कौन करेगा? यदि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे, इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन ऐसे 2 परमाणु जिनमें दोनों में ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, तो फिर इलेक्ट्रॉन दे कौन सा? इलेक्ट्रॉन डोनर कोई सा नहीं होता। तो दोनों परमाणुओं में ही अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो फिर वो परमाणु है वो अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेंगे? साझा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सामान्यतः सहसंयोजक बंध है वो ऐसे एटम बनाएंगे जिनमें इलेक्ट्रॉनों की क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। तो ये एक सामान्य सी लाइन है, लेकिन पूछी जा सकती है कि निम्न में से किस प्रकार का परमाणु है जो सहसंयोजक बंध बनाएगा? फिर ऑप्शन दे देगा जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, ठीक है, या यूं कहें कि जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रवृत्ति हो, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की प्रवृत्ति हो, इस प्रकार से। तो क्या होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट या एक्सेप्ट करने की प्रवृत्ति हो वो नहीं, जबकि जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है वो दोनों परमाणु अगर इस तरह के हैं तो वो क्या करेंगे? साझा करेंगे। अब यदि दोनों परमाणु द्वारा एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया जाएगा तो ये सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध बनेगा। कॉमन सी बात है। 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 का साझा किया गया डबल बॉन्ड बन जाएगा, 3 का साझा किया गया ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अपन। देखिए यहाँ पर जैसे कार्बन से हटकर अगर अपन चलते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। देखो H, इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन। फिर अपन बात करते हैं दूसरे हाइड्रोजन के पास में भी 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये
हाइड्रोजन और हीलियम है उसके अंदर क्या होता है, द्विक रूल चलता है, यानी इसके एक ही कोष होता है इसके अंदर, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तभी ये स्थायी हैं। इधर से इसने इसके साथ में साझा किया, इधर से इस हाइड्रोजन परमाणु ने इसके साथ में साझा किया, तो यहाँ देखिए इस सांझे वाले राउंड के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए, बॉन्ड बन गया, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और ये H2 मॉलिक्यूल बन गया। तो इस प्रकार से सिंगल बॉन्ड बनेगा। इसी प्रकार अपन क्लोरीन के अंदर देख रहे हैं, तो क्लोरीन के अंदर क्या हो रहा है, क्लोरीन के बाह्य एटम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो अपन जब 7 इलेक्ट्रॉनों की बात करते हैं तो देखिए ये यहाँ पर क्लोरीन, फिर यहाँ पर पेयर दिखा दिया, ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर, ये पेयर, और यहाँ पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अब इधर दूसरा जो परमाणु है वो भी इसी तरह से है, ये क्लोरीन के 3 पेयर आ गए क्लोरीन पर इलेक्ट्रॉन्स के, और ये एक इलेक्ट्रॉन रह गया। अब इधर से देखो प्रत्येक परमाणु के पास में 7 इलेक्ट्रॉन हैं और एक इधर से 7 वाले के साथ साझा कर लिया। अब इस क्लोरीन परमाणु के पास में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर इसने भी यूँ इस प्रकार से साझा कर लिया, यहाँ भी क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, अब 2 2 4 2 6 और 2 ये ऐसे अष्टक पूरा हो गया। अब यहाँ देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, तो एक एक इलेक्ट्रॉन का ये साझा हो रहा है, तो इसके बीच में बॉन्ड कौन सा बन गया, सिंगल बन गया, और Cl2 ये मॉलिक्यूल बन गया। तो यहाँ पर भी H2 चाहे अणु है चाहे Cl2 अणु है, यानी जहाँ जहाँ भी एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है वहाँ पर क्या बनेगा, एकल बंध बनेगा। फिर अपन बात करते हैं जब परमाणु में 2 2 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो द्विबंध बनता है, ठीक है, यानी कि 2 2 इलेक्ट्रॉन की दोनों तरफ कमी हो अष्टक पूरा करने में, तो वो 2 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे। जैसे ऑक्सीजन परमाणु है तो ऑक्सीजन के बाह्य एटम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 6 इलेक्ट्रॉन बाह्य एटम कोष में हैं, तो यहाँ ये ऑक्सीजन परमाणु, और इस तरह से अपन ने 3 3 पेयर दिखा दिए, 6 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। इधर भी ऑक्सीजन के पास में ये 2 2 4 2 6, अब 8 चाहिए इसको तो अष्टक पूरा करने के लिए, तो इधर से 2 लिए, ये लो, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ वाले लेते हैं, इसमें क्या हो गया, अष्टक पूरा हो गया। इधर भी ये 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा किया। अब इधर देखिए यहाँ से और यहाँ से दोनों तरफ 2 2 इलेक्ट्रॉन आए, तो यहाँ बॉन्ड बन गए, वो भी क्या बन गए, डबल बॉन्ड बन गए, और O2 अणु बन गया। तो इस तरह से 2 2 इलेक्ट्रॉन के साझे से डबल बॉन्ड बनेगा। फिर अपन बात करते हैं यदि परमाणुओं के बीच में 3 3 इलेक्ट्रॉन का साझा तो ट्रिपल बॉन्ड। जैसे एग्जांपल नाइट्रोजन के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है बाह्य एटम कोष में, N ये पेयर, फिर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, दूसरा नाइट्रोजन परमाणु ये एक पेयर और ये 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 5 तो हैं ही खुद के पास में, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है, और इधर से देखो ये 3 का साझा कर लिया, इधर इसने भी यूँ 3 का साझा किया, इधर से देखो साझे के एक पेयर ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, और क्या बन गए, एक एक पेयर इसके ऊपर शेष बच गया, अष्टक पूरा हो गया। अष्टक पूरा होते ही N2 अणु का फॉर्मेशन हो गया। इस प्रकार से ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जो N2 नाइट्रोजन का अणु है वो बन गया। अब देखिए ये तो कार्बन से हटकर अपने सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनेगा सहसंयोजक, उसकी बात करी। अब कार्बन में देखो, कार्बन के संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 हैं। तो ये विभिन्न परमाणुओं के साथ में, जैसे हाइड्रोजन के साथ में भी, नाइट्रोजन के साथ में भी, जैसे हाइड्रोजन के साथ साझा करेगा तो एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा, नाइट्रोजन के साथ 2 3 का कर लेगा, ऑक्सीजन के साथ 2 का कर लेगा, क्लोरीन के साथ 1 का कर लेगा, यानी सामने वाले परमाणु की जितनी साझा करने की कैपेसिटी है उसी के अकॉर्डिंग ये साझा करेगा और उसके साथ सहसंयोजक बंधे बनाता है। अब देखो जैसे ये मेथेन अणु है CH4, तो कार्बन है, कार्बन के पास में देखो ये सेंटर में कार्बन, फिर 1 2 3 और ये 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन थे इसके पास में। इधर हाइड्रोजन है, इसके पास में 1 था, दूसरे हाइड्रोजन के पास में 1 था, तीसरे के पास में 1 था, चौथे के पास में 1 इलेक्ट्रॉन था। हाइड्रोजन को साझे के द्वारा द्विक पूरा करने के लिए 2 चाहिए, ये हो गए, ये लो साझा किया 2, और कार्बन को अष्टक पूरा चाहिए, ये राउंड में देखेंगे अपन, तो अष्टक पूरा हो गया, ठीक है, एक एक का साझा किया, अब एक एक अपने वाला मिलाया, ऐसे करके क्या हो गया, अष्टक पूरा हो गया। देख रहे हैं अपन इस राउंड के अंदर, यहाँ इस पूरे राउंड में देखेंगे तो राउंड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो कार्बन का अष्टक पूरा, और हाइड्रोजन वाले प्रत्येक राउंड में 2 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इसका द्विक पूरा, ऐसे करके। और यहाँ एक बॉन्ड ये, एक ये और एक ये, ऐसे 4 सिंगल बॉन्ड बन गए। ये चारों सिंगल बॉन्ड यहाँ पर हैं। कार्बन के पास 4 बॉन्ड में, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, और हाइड्रोजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए प्रत्येक परमाणु के पास में। ऐसे करके 4 एकल बंध बनेंगे यहाँ पर, 4 सिग्मा, सिंगल बॉन्ड होता है उसको सिग्मा बंध बोलेंगे यहाँ पर, तो 4 एकल बंध बनेंगे साझे के द्वारा, और CH4 यानी कि मेथेन अणु का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर अपन देखिए यहाँ पर बात करें तो कि कार्बन के संयोजक कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः यह 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ में
एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके 4 एकल बंध बना लेता है। तो ये हुई सिंगल बॉन्ड की कार्बन के द्वारा। कार्बन कार्बन भी आपस में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है ऐसे। अब बात करते हैं कार्बन की सर्वतोमुखी प्रवृत्ति। सर्वतोमुखी प्रवृत्ति का मतलब क्या है कि कार्बन है वो अधिकांश परमाणुओं के साथ में रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के कारण कार्बन के जो यौगिक हैं, कार्बनिक यौगिक, वो प्रकृति के अंदर बहुत ज़्यादा हैं। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, सर्वतोमुखी प्रवृत्ति बोलेंगे। यानी हर जगह हर यौगिक में कार्बन की है प्रेजेंस है वो लगभग अमूमन मिल जाती है। देखो क्या है, कार्बन के अनेक यौगिक प्रकृति के अंदर पाए जाते हैं, जिसके कारण हैं अलग अलग। क्या क्या कारण है, यानी कार्बन है वो ज़्यादा रिएक्शन क्यों कर लेता है, उसके क्या क्या रीज़न हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करें तो कार्बन की संयोजकता क्या है, 4 है। अब 4 संयोजकता है तो ये एक संयोजकता वाले परमाणु के साथ भी जुड़ जाएगा, 2 वाले के साथ भी जुड़ जाएगा, 3 वाले के साथ भी जुड़ जाएगा। देखिए 4 संयोजकता, तो कार्बन के संयोजकों में 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह 4 बंध बना सकता है। अतः ये 2 बंध वाले कार्बन के साथ, यह ऑक्सीजन के साथ में भी ऑक्सीजन डबल बनाता है, हाइड्रोजन सिंगल बनाता है, क्लोरीन सिंगल बनाता है, नाइट्रोजन ट्रिपल बनाता है। लेकिन कार्बन में तो सिंगल डबल ट्रिपल तीनों ही तरह के बंध बनाने की प्रवृत्ति है। तो इनके साथ ये एकल बंध, द्विबंध या त्रिबंध यानी सिंगल डबल या ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ सकता है। तो ये इसकी एक विशेष योग्यता हो गई, क्षमता हो गई इसकी। इसके बाद बात करें कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने पर, अब ये त्यागना ग्रहण करना ये पॉसिबल है चारों ही, लेकिन जो अनुकूल परिस्थिति बनती है वो त्यागने या ग्रहण करने की नहीं बनती इसके अंदर। इसमें सांझे की जो परिस्थिति है वो सबसे अनुकूल होती है। देखिए कारण कि त्यागने पर क्या बनेगा, C+4 या 4+ कह सकते हैं, C+4 या फिर 4+, यानी कि 4 इसके ऊपर क्या आ जाएगा, 4 यूनिट धनावेश आ जाएगा, है ना, +4 इस तरह से धनायन बनाता है। परंतु प्रोटॉनों की संख्या अधिक हो जाने से, भाई अब 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए, प्लस का चार्ज 4 है, इसका मतलब प्रोटॉन 4 ज़्यादा हैं, और 4 ज़्यादा हैं तो फिर देखो प्रोटॉनों का आवेश है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों से ही तो संतुलित रहेगा। अब यदि इलेक्ट्रॉन इतने निकल गए तो नाभिक के अंदर प्रोटॉनों का आवेश ज़्यादा होगा और नाभिक का संतुलन संभव ही नहीं होगा। इसलिए ये +4 जो ऑक्सीडेशन नंबर है इसको दर्शाने की नेचर भी क्या रखता है, मिनिमम रखता है, कम रखता है। इसके बाद बात करते हैं अपन कि यदि 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए जाएं तो ग्रहण कर लेने के ऊपर अब इसके अंदर प्रोटॉन तो कितने हैं, 6 ही हैं, जो परमाणु क्रमांक 6 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन 4 और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए तो 6 तो पहले थे, 4 और तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 10 इलेक्ट्रॉनों को 6 प्रोटॉनों के द्वारा अट्रैक्ट करके रखना ये भी क्या है, असंभव है। तो फिर ना तो त्यागना पॉसिबल हुआ और ना ही ग्रहण करना पॉसिबल हुआ। तो फिर कार्बन के द्वारा 4 इलेक्ट्रॉनों का क्या किया जाता है, साझा किया जाता है, और यह सहसंयोजक बंध बनाने की प्रवृत्ति रखता है। तो एक तो पहली बात तो हुई 4 संयोजकता, और वो संयोजकता भी किस प्रकार के बंध के रूप में, कोवेलेंट बॉन्ड के रूप में, यानी कि सहसंयोजक बंध के रूप में। अब देखो अगला जो इसका महत्वपूर्ण गुण आता है जिसकी वजह से कार्बन है वो अधिकांश यौगिकों के अंदर पाया जाता है, तो वो है चेन प्रॉपर्टी, श्रृंखलन का गुण, चेन बनाने की, लंबी श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति। एक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन के साथ, जैसे ये कार्बन है, यहाँ कार्बन है, दूसरे कार्बन के साथ, तीसरे के साथ, चौथे के साथ, इधर शाखाओं के रूप में कार्बन के साथ, इधर कार्बन के साथ, इधर कार्बन के साथ, यूं, है ना, ऐसे जुड़ेगा। एकल बंध, द्विबंध या त्रिबंध, यानी कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है, इस तरह से एक लंबी श्रृंखला में जुड़ सकता है। अतः कार्बन के बहुत से यौगिक क्या हैं, संभव हैं। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से गुण थे कार्बन के अंदर, संयोजकता 4 और चैन बनाने की प्रवृत्ति। ठीक है, और 4 संयोजकता के अंदर भी अन्य अलग अलग प्रकार के परमाणुओं के साथ में जो सिंगल डबल या ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं उनके साथ में जुड़ करके यौगिकों का निर्माण करता है, और इतने सारे यौगिकों का निर्माण करेगा। इसी के कारण इस कार्बन की प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं, सर्वतोमुखी बोलते हैं। अर्थात ये सभी प्रकार के यौगिकों के साथ में या तत्वों के साथ में जुड़कर यौगिक बना सकता है। अब जब इतने प्रकार के यौगिक पाए जाते हैं तो फिर कुछ यौगिकों की चर्चा अपन यहाँ पर कर लेते हैं। यौगिक हैं कार्बन के 2 तरह के यौगिक, संतृप्त यानी कि सेचुरेटेड कंपाउंड और असंतृप्त यानी कि अनसेचुरेटेड कंपाउंड। अब सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड क्या है, कार्बन की सभी संयोजकताएं, जैसे ये कार्बन है, सभी संयोजकताएं सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट हो गई, ऐसे यूँ सिंगल बॉन्ड से। तो सिंगल बॉन्ड से अगर सारी वैलेंसीज कंप्लीट हैं तो फिर अपन इस बंध को तोड़े बिना इसके ऊपर दूसरा नया यौगिक, नया परमाणु नहीं जोड़ सकते। ठीक है, इस बंध को, पहले वाले बंध को तोड़ें
और यहाँ पर कोई भी एटम था, सपोज दैट ए था, बी था, सी था। अब किसी एक्स परमाणु को अपन जोड़ना चाह रहे हैं, तो पहले वाले इस बंध को यहाँ से रिप्लेस कीजिए, यानी परमाणु को रिप्लेस कीजिए और फिर इस एक्स को जोड़िए। ऐसा करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ ये पहले से ही क्या है, सेटिस्फाई है, पहले से ही सारे बॉन्ड इसके फिलअप हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन है वो सारे बॉन्ड इसके सिंगल ही हों, एकल बंध हों, तो ऐसे कंपाउंड क्या होंगे, संतृप्त होंगे। और जहाँ कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होता है वो श्रेणी होती है एल्केन श्रेणी। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड वाले संतृप्त यौगिक एल्केन श्रेणी के होंगे। अब बात करते हैं अपन असंतृप्त की। तो सपोज दैट कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ जैसे ये डबल बॉन्ड था, ऐसी सिचुएशन थी। अब यहाँ पर कोई भी ए परमाणु मौजूद था। अब इस कार्बन के ऊपर अपन कोई भी नया परमाणु एक्स ऐड करना चाह रहे हैं, तो अपने को इस ए को हटाने की आवश्यकता नहीं है, अपने को इस कार्बन को भी हटाने की आवश्यकता नहीं है, अपने को इस कार्बन को भी हटाने की आवश्यकता नहीं है। अपन क्या कर सकते हैं, अपन यहाँ से ये डबल बॉन्ड है, इस बॉन्ड को ब्रेक करवा सकते हैं। बॉन्ड ब्रेक करते ही इस कार्बन की भी एक वैलेंसी फ्री हो गई और इसकी भी एक वैलेंसी क्या हो गई, फ्री हो गई। अब यहाँ पर एक्स ऐड हो सकता है। अब देखिए, अब इसमें नया एक्स अपन ने ऐड कर दिया, किस प्रोसेस से, इस बंध को तोड़कर। इसका मतलब ये पहले से पूरा जो मॉलिक्यूल था, अणु था, वो संतृप्त नहीं था, सैचुरेटेड नहीं था, इसमें सारे बॉन्ड हैं वो किसी न किसी परमाणु से कंप्लीट नहीं हुए थे, किसी न किसी ग्रुप के द्वारा कंप्लीट नहीं हुए थे। ये जो था ये एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड मौजूद था, इसको तोड़ दिया अपने, डबल बॉन्ड को तोड़ दिया और तोड़कर यहाँ पर किसी भी परमाणु एक्स को जोड़ दिया। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में पाए जाए वो होंगे असंतृप्त यौगिक। तो मैं समझता हूँ बात आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। ऐसे यौगिक जिनमें केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाए वो तो हैं संतृप्त, और जिनमें डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो वो क्या होंगे, असंतृप्त, अनसैचुरेटेड कंपाउंड होंगे। अब सिंगल बॉन्ड वाले जो कार्बनिक यौगिक हैं उनको एल्केन सीरीज बोलते हैं, डबल वाले को एल्कीन बोलते हैं और ट्रिपल वाले को एल्काइन बोलते हैं। तो ये रहेगी कहानी संतृप्त और असंतृप्त यौगिकों की। चलिए बात करते हैं आगे अपन। ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु हैं वो परस्पर एकल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हों वो संतृप्त यौगिक कहलाएंगे, और एकल बंध वाले जो कंपाउंड हैं उनकी सीरीज है वो क्या होती है, एल्केन होती है। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ठीक है, ये एन जहाँ पर कार्बन परमाणु की संख्या है, कार्बन जैसे मान लो 2 है, C2 है, तो एल्केन श्रेणी का फिर एन की जगह 2 रखते हैं। देखो 2 दूनी 4 और 2 6, C2H6। इस प्रकार से एल्केन श्रेणी का कंपाउंड बनेगा। 2 कार्बन के लिए एथ नाम होता है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन है वो अपन अनुलग्न लगाते हैं, तो एथ और एन होकर के ये एथेन नाम हो जाएगा, C2H6 का एथेन। हालांकि नोमेनक्लेचर अपन आगे देखेंगे। तो ये बात रही एल्केन सीरीज की। सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है, CnH2n+2। अब देखिए यहाँ पर ये एक नमूना सा दिखाया गया है कि कार्बन के बीच में कैसे भी करके सिंगल सिंगल बॉन्ड हैं, तो फिर ये सीरीज़ क्या है, एल्केन सीरीज़ है। अब बात करते हैं आगे अपन। यदि कार्बन परमाणुओं के बीच में द्विबंध पाया जाए, डबल बॉन्ड पाया जाए, तो श्रेणी क्या होती है, एल्कीन श्रेणी होती है। और ट्रिपल बॉन्ड युक्त अगर यौगिक हैं तो श्रेणी क्या होती है, एल्काइन होती है। और इन्हें क्या बोलते हैं, असंतृप्त यौगिक बोलते हैं। तो ऊपर सिंगल बॉन्ड वाली एल्केन सीरीज वो तो संतृप्त, और यहाँ आगे डबल वाली एल्कीन, ट्रिपल वाली एल्काइन, और ये दोनों ही क्या होती हैं, असंतृप्त होती हैं, क्योंकि इनके डबल या ट्रिपल बॉन्ड को तोड़कर अपन नया यौगिक बना सकते हैं बिना किसी पहले वाले परमाणु को हटाए। परमाणु को हटाने की ज़रूरत नहीं है, बंध को ही तोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी। ये जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये एल्कीन श्रेणी का, ये एल्काइन श्रेणी का यौगिक हो गया, दोनों ही असंतृप्त हैं। अब देखिए अपन बात करते हैं आगे। एथेन यानी सिंगल बॉन्ड वाला एल्केन सीरीज का कंपाउंड, तो ये क्या है, एक संतृप्त यौगिक है जिसमें कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, देखो C2H6 एथेन हो गया, ये एक कार्बन और ये दूसरा कार्बन, 2 कार्बन हो गया ना, C2 और H6 है, तो देखो 1 1 2 3 4 5 और ये 6 हाइड्रोजन। प्रत्येक हाइड्रोजन के पास में अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक एक इलेक्ट्रॉन है, और प्रत्येक कार्बन के पास में 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं। अब दोनों ही कार्बन परमाणु ने क्या किया है,
आपस में, यहाँ देखो एक एक इलेक्ट्रॉन का तो ये आपस में साझा कर लिया, ठीक है। और फिर कार्बन के साथ में एक एक का साझा कर लिया, 1 2 3 और एक ये था ही, 4 हो गया। अब इस आगे वाले कार्बन के लिए करें तो एक तो ये साझा हो गया, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, इस तरह से। और प्रत्येक कार्बन ने 4 4 इलेक्ट्रॉन का साझा किया, देखो 1 2 3 और 4, 4 एकल बन गए। फिर ये बॉन्ड यहाँ इस कार्बन के लिए भी काउंट हो जाएगा, 1 2 3 और 4, ऐसे करके प्रत्येक कार्बन के साथ में 4 4 बंध बन गए। हाइड्रोजन है उसने एकल बंध बना लिए। ऐसे करके इसमें टोटल एकल बंधों की संख्या कितनी हो गई, 7 हो गई। 7 एकल बंध, जिसमें ये बीच वाला है वो दोनों के लिए कॉमन काम कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें क्या बनेगा, बंध बनेगा। अब अपन आगे एल्केन का, ये एथेन का सूत्र हो जाएगा, सूत्र का फॉर्मेशन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों का साझा हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे एथीन। तो ईन, ईन आते ही मतलब एल्कीन श्रेणी, तो असंतृप्त हो गया। सूत्र की बात करें तो असंतृप्त यानी एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है CnH2n, बस इतना ही। एल्केन में देखो +2 था, अब +2 को हटाया क्योंकि एक बंद लगा दिया ना अपन ने, एक बंद और लगा दिया। एक बंद यहाँ पर जब बन रहा है तो 2 हाइड्रोजन कम हो गए यहाँ पर, तो इन हाइड्रोजन को कम कर दिया अपन ने। अब देखो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग C2 और यहाँ पर n की जगह 2 रखते 2 × 2 4 हो गया, तो C2H4। अब देखो ये 2 कार्बन, इनके पास में इलेक्ट्रॉन 1 2 1 2, ये तो बीच में, और फिर ये सिंगल इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके 4 4 इलेक्ट्रॉन हैं। इधर हाइड्रोजन के पास 1, फिर ये 1, फिर ये 1 और फिर ये 1, और यहाँ बीच में कितने, 1 और 2, ऐसे करके प्रत्येक कार्बन ने 4 4 बंध बना लिए। देखिएगा यहाँ पर 1 और ये 2, तो 2 बंध तो आपस में बन गए। फिर 2 बंध हैं वो एक एक करके हाइड्रोजन के साथ, 1 और 2, इधर भी 1 और 2, ऐसे करके प्रत्येक कार्बन के साथ में 4 बंध बन गए। कितना हो गया, अष्टक पूरा हो गया। हाइड्रोजन का एक बंध बन गया, तो एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन यानी द्विक पूरा हो गया। तो इस तरह से एथीन हो जाएगा। फिर अपन बात करते हैं एथाइन सीरीज की, यानी एथाइन जो अणु है उसकी, और एल्काइन सीरीज की। तो एल्काइन सीरीज के अंदर देखो एल्काइन का CnH2n, और अब 2 हाइड्रोजन और कम करें तो देखो पहले एथेन में, एल्केन में बना था, एल्केन में था CnH2n+2, फिर ये 2 कम किए तो एल्कीन में क्या हो गया, CnH2n, फिर 2 कम करेंगे CnH2n-2, तो ये सूत्र क्या बन जाएगा, जो एल्काइन सीरीज है उसका सूत्र बनेगा CnH2n-2। तो अब देखो यहाँ पर कार्बन 2 हैं तो n की जगह 2 रख दिया, फिर यहाँ 2 रखा तो 2 × 2 4 हुआ, 4 में से 2 गया, कितना बच गया, 2 बच गया, तो C2H2। अब देखिए यहाँ पर जब 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन है तो किस प्रकार से संयोग करेंगे, ये एक और ये दूसरा कार्बन, 4 4 इलेक्ट्रॉन, तो 3 3 तो बीच में दिखा दिए अपन ने, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ तो एक एक का होगा ना साझा। ये हाइड्रोजन, उसका ये 1 इलेक्ट्रॉन, तो एक का तो इसके साथ साझा हो गया, ये लो, अब 3 बच गए, तो ये 3 बीच में है। फिर इधर भी ऐसे ही हाइड्रोजन के साथ में ये साझा, और 3 बीच में है, तो 3 3 का बीच में साझा हो गया, ये 3 बॉन्ड बन गए बीच में, और एक एक बन गया ये, यानी कि यहाँ पर क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड है वो 1 और 2, ये तो सिंगल, और एक जगह क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो इस प्रकार से बंधों का निर्माण यहाँ पे किस में हो जाएगा, एथाइन में हो जाएगा। एथाइन मतलब एल्काइन सीरीज का कंपाउंड, यानी कि असंतृप्त यौगिक, ये हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अपन कि कार्बन में श्रृंखलन, शाखन तथा वलय निर्माण, यानी कि चैन कैसे बनेगी, कार्बन में चैन कैसे बनेगी, ब्रांच कैसे बनेगी और रिंग कैसे बनेगी। तो कार्बन परमाणु परस्पर एकल, द्विबंध और त्रिबंध, यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड द्वारा सीधी श्रृंखला के रूप में जुड़ सकते हैं। इस गुण को तो बोलते हैं श्रृंखलन। जैसे यूं एक से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे, है ना। तो ये तो हो गई सीधी श्रृंखला, ये तो श्रृंखलन का गुण। अब क्या है, इस श्रृंखला के ऊपर जैसे यहाँ पर कार्बन जुड़ गया तो ये क्या है, शाखा, ये क्या हो गई, ब्रांच हो गई, ठीक है। तो देखिए जब किसी भी कार्बनिक यौगिक यानी श्रृंखला के ऊपर कोई अन्य कार्बन उपस्थित हो, जैसे ये देखो ये एक श्रृंखला थी और इसके ऊपर ये क्या हो गई, शाखा हो गई, या अपन क्या कह सकते हैं, ये एक श्रृंखला थी, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये श्रृंखला सीधी हो। अपन अगर यहाँ तक कह रहे हैं कि कार्बन 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 सीधा, ऐसे कार्बन, तब तक ये एक श्रृंखला ही है, तब तक ये श्रृंखला ही है।
ऐसे अपन ने जोड़ दिया यहाँ एक कार्बन और। तो अब चाहे इसको आप श्रृंखला मान लें और ये शाखा मान लें, या इसको आप श्रृंखला मान लें और ये इसके ऊपर क्या मान लें, शाखा यानी कि ब्रांच मान लें। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये सीधी श्रृंखला ऐसे भी चूज कर सकते थे अपन, ऐसे भी चूज कर सकते थे। हालांकि आगे नोमेनक्लेचर देखेंगे, है ना, 11th क्लास के अंदर नोमेनक्लेचर देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। 11th क्लास का टॉपिक लेंगे अपन तब। ठीक है, तो यहाँ अपन ने अगर ऐसा देख रहे हैं कि ये सीधी श्रृंखला ली है तब तो ये शाखा हो गई, और अगर इस तरह से अपन ने श्रृंखला ली है तो फिर ये क्या हो गई, शाखा। इस तरह से यानी कि अपन एक कार्बन पर अगर दो साइड में जाना पड़ रहा है ना, अपन यूं ऐसे यूं देखिए, तो ये तो सीधी तो हो गई श्रृंखला और ये क्या हो गई, शाखा। बस, तो ये शाखन का गुण। अब बात करते हैं, जब किसी श्रृंखला में प्रथम कार्बन है वो अंतिम कार्बन से जुड़ जाए तो सीधी बात है क्या बन जाएगी, रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे अपन ये देख रहे हैं, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 और ये 6। जैसे यूँ कहें कि 1 2 3 4 5 और ये 6 यूँ जुड़े हुए थे। अब यहाँ ऐसे बॉन्ड बन गया, बीच में देख लो, है ना, ये बॉन्ड बन गया, पास पास आ गई, रिंग बन गई है। ठीक है ना, तो रिंग बनते ही क्या हो जाएगा, रिंग के लिए जो वर्ड लगाते हैं नोमेनक्लेचर में वो साइक्लो लगाते हैं। बाकी 6 कार्बन है तो हेक्स लगता है, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगता है। ये अपन आगे IUPAC के रूल्स के अंदर देख लेंगे कि किस प्रकार से एन लगता है, किस प्रकार से इन लगता है, हेक्स क्यों लगता है, सेप्ट क्यों लगता है, पेंट क्यों लगता है, ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे। अब देखिए बात करते हैं आगे। तो श्रृंखलन हो गया, शाखन हो गया, इसके बाद में ये रिंग यानी वलय निर्माण हो गया। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है, तो बेंजीन। बेंजीन भी एक क्या है, वलय युक्त ही यौगिक है, जिसमें 6 कार्बन परमाणुओं के मध्य एकांतर रूप से एकल और द्विबंध यानी कि अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड। जैसे अपन देख रहे हैं यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल है, यहाँ डबल है, यहाँ सिंगल है, यहाँ डबल है, यहाँ सिंगल है और यहाँ डबल है। ठीक है, अब जब सिंगल डबल है, इसका मतलब कार्बन की 3 वैलेंसी तो बॉन्डिंग के द्वारा कंप्लीट हो गई यहाँ पे कार्बन कार्बन में ही, और एक एक बॉन्ड बचा, क्योंकि कार्बन की संख्या तो 4 है ना, तो एक एक इसकी कैपेसिटी बॉन्डिंग की और बच गई, तो प्रत्येक पर एक एक क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया। तो इस तरह से ये क्या बन गया, C6H6 यानी कि 6 तो कार्बन और 6 ही हाइड्रोजन। इस तरह से ये क्या बनता है, एक बेंजीन कंपाउंड बनता है, जिसको अमूमन अपन सीधा का सीधा इस रूप में भी दर्शाते हैं, ये कार्बन हाइड्रोजन नहीं शो करके, और यूँ इस प्रकार से एक 6 बॉन्ड वाली ऐसे रिंग बनाते हैं, इसके ऊपर बीच में यूँ ऐसे डबल बॉन्ड बना देते हैं। इसको भी अपन क्या बोलते हैं, बेंजीन, या ऐसे कार्बन हाइड्रोजन व्यक्त करके भी बेंजीन। और अणुसूत्र यानी मोलिकुलर फॉर्मूला देखें तो C6H6 ये इसका रहता है। तो ये हुए यौगिक। इसके बाद में अगली क्लास के अंदर अपन देखेंगे फंक्शनल ग्रुप और वो किस प्रकार से क्रिया करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है अगला सेशन भी। तो इस वीडियोज़ को लगातार देखते रहें, सपोर्ट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने साथियों को भी बताएं। उम्मीद है लगातार आपको ये सेशन पसंद आ रहे हैं और आपकी तैयारी के अंदर हेल्पफुल हो रहे हैं। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो के लिए के साथ में। तब तक आप पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वीडियो पर जुड़ने के लिए, चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।